Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are back with yet another chapter of class 9th biology. चैप्टर 5th टू बी प्रिसाइज, या कि कुछ स्टूडेंट्स की बुक में चैप्टर 6 भी हो सकता है. दैट इज़ जो सीड का जो जर्मिनेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सीड का भी आपने देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके बाद आपने पॉलिनेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया. अब हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका क्या होता है. तो हम पढ़ने वाले हैं सीड का स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन. तो अगेन जैसा कि मैं अभी प्रीवियस चैप्टर्स में कर रही थी कि आई एम गोइंग टू टेक these questions as a mode of revision, है ना. हम एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके थ्रू रिवाइज हो रहे हैं. तो आई एम श्योर दीज आर बीइंग हेल्पफुल फॉर यू. तो आप इसको देखिए और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. ओके, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज. हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, देखिए. An example of X albuminous seeds is. अब आपसे पूछा है example of X albuminous seed. तो X albuminous seed के example देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो X albuminous seed होता क्या है. यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं दो तीन चीज़ों में कि एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस क्या होता है, और एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है. एक और चीज़ होती है कि कौन से सीड में कॉटलेडन प्रेजेंट है, कौन से में कॉटलेडन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कॉटलेडनस या नॉन कॉटलेडनस. तो ये सारी टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रही है. तो मैं यहाँ पे इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कह सकते हैं. अब देखो, अब जो एंडोस्पर्म है या एल्ब्यूमिन है या कॉटलेडन्स हैं, ये क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मेन काम है जो ग्रोइंग सीड है या जो सीड के बाद जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना. बेसिकली इन सारे स्ट्रक्चर्स का काम क्या है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है या जो हमारा जो बेबी प्लांट ग्रो करने वाला है, या सीड जब तक जर्मिनेट नहीं हो रहा है, बेबी प्लांट उसके अंदर है, एम्ब्रियो जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए वी नीड सम फूड स्टफ टू बी स्टोर्ड देयर. तो वो फूड स्टफ जो भी नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है, वो जो जिस स्ट्रक्चर में स्टोर होता है उनके ये वेरियस नाम हैं. Various plants have different types of these structures. Basically इन सब का काम ये है to store food for the nourishment of the developing embryo. तो ये जो एक्स एल्ब्यूमिनस है, एक्स एल्ब्यूमिनस जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब एंडोस्पर्म नहीं है और एल्ब्यूमिन भी नहीं है. तो जो ऐसे सीड्स होते हैं उनमें कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है. किसके लिए? फूड स्टोर करने के लिए. मतलब जिसमें एल्ब्यूमिन नहीं होगा उसमें कॉटलेडन होगा, जिसमें कॉटलेडन नहीं होगा उसमें एल्ब्यूमिन होगा. वो एल्ब्यूमिनस सीड्स होंगे या वो क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा. एक और वर्ड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एंडोस्पर्म. तो या तो अब एक ही चीज़ प्रेजेंट होती है, या तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा या कॉटलेडन प्रेजेंट होगा. तो जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, और जिसके अंदर कॉटलेडन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस. ठीक है. तो कॉटलेडन जो है वो फ्लैशी पार्ट होता है सीड का जो हम खाते हैं. जैसे आपने देखा है नॉर्मल ग्राम, इसका करेक्ट आंसर है ग्राम. ठीक है. चना, मटर खाते हो आप, है ना, ग्राउंड नट्स खाते हो, मूंगफली खाते हो, ये सारे जो हैं ये कैसे सीड्स हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, लेकिन कॉटलेडनस है. इनके कॉटलेडन्स जो वो दो पार्ट हैं वो दो इनके कॉटलेडन्स हैं और आप इनको खा रहे हैं. इसका मतलब इसमें काफ़ी सारा फूड स्टोर्ड है ना, तभी तो हम उसको टेस्ट है, उसमें न्यूट्रिशन है, तो हम उसको खाते हैं. तो वही जो न्यूट्रिशन है वो स्टोर्ड है, वो ग्रोइंग प्लांट में, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है. सो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉटलेडन और एंडोस्पर्म दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, फंक्शन सेम है, लेकिन जिस सीड में कॉटलेडन प्रेजेंट होता है उसमें एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होता है, और जिसमें वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म होता है उसमें कॉटलेडन जो होते हैं वो बिल्कुल थिन एंड पेपरी होते हैं. होता ही नहीं है, या बिल्कुल थिन एंड पेपरी होता है. तो ऐसे जो जिनमें कॉटलेडन थिन और पेपरी है उनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स, और जिनमें ये अच्छे से डेवलप्ड होता है उनको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस. तो आपका ये फर्स्ट आंसर इसमें कवर हो गया. नेक्स्ट इज इन पी, कैस्टर एंड मेज द नंबर ऑफ कॉटलेडन्स आर. इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ सकते हैं. ठीक है. कि अब आपको जिसका मतलब क्या है कि आपको इन सारे सीड्स के बारे में पता होना चाहिए, आपने देखा होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार इसका ये एग्जाम आंसर है.
अब इसमें से आपने क्या देखा होगा, आई एम वेरी श्योर कैस्टर बहुत बच्चों ने नहीं देखा होगा, कैस्टर का सीड, कैस्टर ऑयल सुना होगा आपने, लेकिन कैस्टर का सीड नहीं देखा होगा। लेकिन आपने क्या देखा होगा, यू मस्ट हैव डेफिनेटली सीन पी, है ना, पी आपने देखी होगी, मटर, और आपने क्या देखा होगा, मेज़, मक्का, भुट्टा सब खाते हैं ना, तो वो भी मेज़ भी देखा होगा और पी भी देखी आपने। तो अब आप याद करो कि पी और मेज़ में कॉटलेडन्स कितने होते हैं। पी जो है, पी के अंदर कितने कॉटलेडन्स होते हैं, पी के अंदर, पी के जो ग्रेन है उसके दो, ग्रेन तो नहीं बोलूँगी, पी का जो सीड बोलूँगी उसके दो पार्ट हो जाते हैं। ग्रेन क्यों नहीं बोलूँगी, क्योंकि ग्रेन इज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, मेज़ का ग्रेन होता है, क्योंकि उसमें जो दो आउटर लेयर्स हैं वो कंबाइंड होती हैं, इसीलिए हम उसको ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो पी में क्या है, पी में दो कॉटलेडन्स होते हैं, मेज़ में एक कॉटलेडन होता है, मेज़ का पूरा एक दाना जो होता है, भुट्टे का दाना, वो आपने देखा है ना, सिंगल होता है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं होता है। तो अब आप ये देखो कि आपको कंफर्म हो गया, पी में 2 है, मेज़ में 1 है, कैस्टर में कितने होने चाहिए। हालांकि कैस्टर भी डाई कॉटलेडन से, ये अगर आपको ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो कैस्टर में भी 2 होने चाहिए, लेकिन आपको फर्स्ट और थर्ड पता है, तो उसके हिसाब से हम आंसर चूज़ करते हैं। फर्स्ट में देखो, पी, ए में 2 दे रखे हैं और सी में, तो ए और सी ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा हमारा। अब देखो, ए जो वाला ऑप्शन में है उसमें मेज़ में नंबर ऑफ कॉटलेडन्स दे रखे हैं 1, और सी में देखे ना नंबर ऑफ कॉटलेडन्स 2। तो हमें पता है कि मेज़ में तो सिर्फ एक ही कॉटलेडन होता है, तो इसका मतलब हमारा जो ये ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया, और ये जो सी वाला ऑप्शन है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पी, कैस्टर और मेज़ में 2, 2 एंड 1 कॉटलेडन्स होंगे। Okay, next, the part of a seed which grows and develops into root on germination. Seed के दो पार्ट होते हैं, seed जब germinate होता है ना, तो उसमें से प्लूम्यूल निकलता है, रेडिकल निकलता है। तो यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल की बात करें बेसिकली, कि प्लूम्यूल जो होता है इट ग्रोज अप टू फॉर्म द शूट, एंड द रेडिकल इट ग्रोज टू फॉर्म द रूट। तो द पार्ट ऑफ द सीड विच ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू रूट ऑन जर्मिनेशन इज डेफिनेटली रेडिकल। एग्जाम, और आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कॉटलेडन, प्लूम्यूल, फॉलिकल एंड रेडिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेडिकल। Next, in the monocotyledon seeds, the endosperm is separated from the embryo by a distinct layer known as. अब ये क्या कह रहे हैं, मोनोकॉट सीड की बात करें, मतलब हमारा मेज की बात करें, मेज के ग्रेन की बात करें, ये क्या कह रहे हैं कि मोनोकॉट सीड जो होता है उसमें एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो से, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में एक डिस्टिंक्ट लेयर होती है सेपरेशन की। जैसे आपका ये मेज़ का ग्रेन है ना, इस तरीके का डायग्राम आपने बनाया, डायग्राम ज़रूर कर लीजिएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों सीड्स के डायग्राम आप कर लीजिएगा। अब ये जो आपका सीड है इसमें एंडोस्पर्म कहाँ होता है, देखो एंडोस्पर्म जो है, ये सीड जो है इस तरीके का होगा, ठीक है, ये जो है पूरा ये होता है एंडोस्पर्म, ओके। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है। यहाँ पे ये वाला कलर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये होता है हमारा जो पार्ट जो शूट को ग्रो करता है, जो प्लूम्यूल होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और प्लूम्यूल की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और यहाँ पे नीचे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं कोलियोरिजा। ये हमारे रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है, रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम में डेवलप होता है। तो ऊपर होता है कोलियोप्टाइल और नीचे होता है कोलियोरिजा, ऊपर होता है प्लूम्यूल, नीचे होता है रेडिकल। अब ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे एक मेज ग्रेन का डायग्राम है। अब ये आपसे कह क्या रहे हैं कि मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा हो गया एम्ब्रियो, इस लाइन के नीचे वाला ये पूरा पोर्शन जो है ये एम्ब्रियोनिक हो गया, और ऊपर जो है ये एंडोस्पर्म है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लेयर है, ये ब्लैक से बनाती हूँ मैं, ये जो लेयर है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इस लेयर को क्या बोलते हैं, तो इस लेयर को हम बोलते हैं एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम बोलते हैं इसको। अब आपको टेस्टा और टेगमेन पता है क्या होता है, टेस्टा और टेगमेन दोनों सीड कोट हैं। टेस्टा जो आउटर कोट होता है सीड का, और टेगमेन जो इनर कोट होता है, मतलब इनर लेयर जो है सीड की वो टेगमेन होती है, आउटर मोस्ट लेयर को टेस्टा बोलते हैं। एल्यूरोन क्या होता है, एल्यूरोन में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेज जो है, मेज़ का ये जो स्ट्रक्चर है ना, मेज़ ग्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें इस तरफ यहाँ पे ना एक थिक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन।
अब ये जो एल्यूरोन लेयर है, ये पूरी जो ग्रीन से मैंने बनाई एल्यूरोन लेयर, ये क्या होती है? इट कंटेन्स प्रोटीन। ये प्रोटीन रिच लेयर है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन, एंड इट डिवाइड्स इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट अगेन फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, एल्यूरोन जो है प्रोटीन रिच लेयर है। ओके, नेक्स्ट इज एल्यूरोन। अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया, वही पूछ रहे हैं इन्होंने कि एल्यूरोन लेयर इज रिच इन, तो हमें पता है प्रोटीन, फिर भी हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस, लिपिड, स्टार्च, फैटी एसिड्स, प्रोटीन। सो द आंसर इज सी, प्रोटीन। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि एंडोस्पर्म किस सीड में प्रेजेंट होता है, मतलब किस सीड का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके ग्रो करता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो, इसका मतलब आपको एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बताना है। एंडोस्पर्मिक सीड जो होगा उसके अंदर कॉटिलिडन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, कोकोनट, कैस्टर, पी, मेज। मेज का स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा था। मेज एंडोस्पर्मिक सीड है, उसमें काफ़ी सारा एरिया जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द एंडोस्पर्म। सो द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर वुड बी मेज, मोनोकॉट जो है। ओके, द स्कटलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉट्स। ये कह रहे हैं कि मेज में या व्हीट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्कटलम। तो स्कटलम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम किसी और सीड की बात करें तो स्कटलम इज रिलेटेड टू, मतलब किसकी जगह पर स्कटलम प्रेजेंट है, या हम स्कटलम किस चीज़ को बोल रहे थे? देखो, स्कटलम मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, ये मैंने आपको जो अभी डायग्राम बनाया था ना, इसी में दिखाती हूँ। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि क्या प्रेजेंट है, रेडिकल और प्लूम्यूल प्रेजेंट है, कोलोरिजा और कोलेप्टाइल प्रेजेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्कटलम बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट स्कटलम। तो स्कटलम इज ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज। इट इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड? इट इज कंपेरेबल टू द कॉटिलिडन्स। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि कॉटिलिडन्स में से वो निकलते हैं ना दोनों आपके, रेडिकल और प्लूम्यूल। Fill in the blanks to complete the following statements. Rice, wheat and maize are dash seed. Rice, wheat, maize तीनों कैसे seeds होते हैं? तीनों monocots हैं। तो you can easily say single grain होता है इनमें, तो they are monocotyledonous seeds या monocot seeds। कुछ भी लिख सकते हैं आप, monocotyledonous भी लिख सकते हैं, that is also correct, monocotyledonous। ठीक है, सीड्स अब्जॉर्ब वाटर थ्रू। सीड्स जो हैं वो वाटर किस अपने स्ट्रक्चर के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं? जो छोटा सा होल होता है माइक्रोपाइल, जिसके थ्रू क्या एंटर करती है? जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले जो पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है। तो माइक्रोपाइल इज द स्ट्रक्चर। जब सीड डेवलप हो जाता है तो सीड में से सीड जो वाटर और मॉइस्चर और गैसेस जो अब्जॉर्ब कर रहा है अपनी रेस्पिरेशन के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, वो इट अब्जॉर्ब्स थ्रू द माइक्रोपाइल। सीड इज अ डैश ओव्यूल। सीड को हम क्या कह सकते हैं, किस तरीके का ओव्यूल है? तो सीड इज अ मच्योर ओव्यूल, मतलब जिसमें कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब उसके बाद का स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन टू अकर एंड देन इट विल गिव राइज टू अ नाइस बेबी प्लांट। ओके, इन एल्ब्यूमिनस सीड्स द फूड इज स्टोर्ड इन। अभी हमने ये पढ़ा था कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स में फूड किस में स्टोर होता है? कॉटिलिडन्स में। तो जो एल्ब्यूमिनस है उसमें किस में स्टोर होगा? मैंने आपको बताया था, तो उसमें किस में स्टोर होगा? एंडोस्पर्म में। ठीक है, ये आप बेसिक्स याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस आंसर करने में। नेक्स्ट, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड इन। अभी हमने इसकी बात की कि मेज का जो होता है स्ट्रक्चर, ये सीड जिसको हम नॉर्मली बोल रहे हैं, तो जहाँ पे मोनोकॉट्स होते हैं वहाँ पे हम सीड नहीं बोलते हैं, हम ग्रेन वर्ड यूज़ करते हैं। हम ग्रेन वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रूट वॉल है और जो सीड कोट है वो दोनों फ्यूज्ड हैं, उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ ग्रेन। तो वो किस में होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन, बेस्ट एग्जाम्पल इज मेज ग्रेन। ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रेन बोलते हैं। ये ध्यान रखेगा रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, इन हाइपोजील जर्मिनेशन डैश इलोंगेट्स फास्टर। अब हाइपोजील एपिजील जर्मिनेशन क्या होता है, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं यहीं पे।
या लास्ट में ना डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं उनके साथ एक्सप्लेन करूं? मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। हाइपोजील जर्मिनेशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एपिजील जर्मिनेशन होता है, देखो हाइपोजील में क्या होता है, एपिकोटाइल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिकोटाइल। ये ध्यान रखना कि हाइपो के साथ एपी आता है, एपी के साथ हाइपो आता है, ठीक है, ये ऑपोजिट होते हैं। तो हाइपोजील जर्मिनेशन जो है उसमें एपिकोटाइल इलोंगेट करती है फास्टर। एक्चुअली एपिकोटाइल होता क्या है कि एपिकोटाइल इज द रीजन प्रेजेंट बिटवीन द, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जहाँ से सीड में से, सीड के जिस पॉइंट में से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं ना, जहाँ से निकलते हैं सीड के जो दो कॉटिलेडन्स का जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, जैसे ये एक कॉटिलेडन है, ठीक है, ये दूसरा कॉटिलेडन है, ये दो कॉटिलेडन है। अब इनका ये जो अटैचमेंट पॉइंट है ब्लैक से बनाते हैं, ये जहाँ पे ये दोनों जॉइंट है, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं, यहाँ से जर्मिनेशन होता है, यहाँ से बेबी प्लांट निकलता है। तो ये जो निकलता है ना, तो यहाँ से सपोज यहाँ से निकला आपका प्लूम्यूल, ठीक है, प्लूम्यूल निकल रहा है, और नीचे से दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ से निकल रहा है आपका रेडिकल, थोड़ा सा ऐसे, यहाँ से सपोज निकला आपका रेडिकल, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ब्लैक से जो मैं बनाया है, ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द टू कॉटिलेडन्स, यहाँ से रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं। अब मैं क्या कह रही हूँ आपसे, एपिकोटाइल क्या होता है, ये है हमारा प्लूम्यूल, ठीक है। तो प्लूम्यूल, डिफरेंट कलर लेती हूँ, कौन सा कलर लूँ, पर्पल, ओके। प्लूम्यूल और यहाँ तक पिंक, यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब जिस पॉइंट से निकल रहा है प्लूम्यूल और प्लूम्यूल के स्ट्रक्चर जो है, उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। सिमिलरली जहाँ से रेडिकल निकल रहा है, तो वहाँ से और रेडिकल की जो टिप है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं हाइपोकोटाइल। तो जहाँ पे एपिकोटाइल इलोंगेट करता है उसको एपिकोटाइल जर्मिनेशन बोलते हैं, सॉरी, जहाँ पे ऑपोजिट होता है, जहाँ पे हाइपोजील जर्मिनेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे कि एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, और एपिजील जर्मिनेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे कि हाइपोकोटाइल ग्रो करता है। तो ये ऑपोजिट चलते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हाइपोजील जर्मिनेशन की बात करें तो हाइपोजील जर्मिनेशन जो होता है उसमें एपिकोटाइल जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, इट ग्रोज फास्टर, मतलब ये वाला रीजन जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द रेडिकल। रेडिकल के ऊपर जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना कि रेडिकल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोलियोरिजा, और प्लूम्यूल के ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो रेडिकल के ऊपर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोलियोरिजा। नेक्स्ट, डैश चेंजेस इनटू शूट सिस्टम। जब सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसमें से रेडिकल और प्लूम्यूल निकल रहे हैं, तो जो कौन सा शूट सिस्टम को बनाता है, कौन सा रूट सिस्टम को बनाता है, प्लूम्यूल जो है इट चेंजेस इनटू द शूट सिस्टम, और जो रेडिकल होता है इट चेंजेस इनटू द रूट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे ना रेडिकल की स्पेलिंग सही लिखिएगा, ये रेडिकल जो है ये वो रेडिकल है जो कि रूट सिस्टम को डेवलप करता है, जो कि एक सीड में से निकल रहा है, ठीक है। दूसरा रेडिकल क्या होता है, RADICAL, ये रेडिकल क्या होता है, ये केमिस्ट्री वाला रेडिकल है, ठीक है। जैसे ये हो गया नेगेटिव रेडिकल, ये हो गया पॉजिटिव रेडिकल, तो ये केमिस्ट्री वाला रेडिकल है। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव रेडिकल, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेडिकल, अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये रेडिकल्स हैं सारे। तो यहाँ पे रेडिकल की स्पेलिंग CAL होती है, बायो में जो हमारा ये रेडिकल है इसकी स्पेलिंग CLE है। अगर आप लेबलिंग करेंगे या आपसे नेम द फॉलोइंग में कुछ पूछा जाएगा, या आप फिलअप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिलअप का आंसर है सपोज रेडिकल, और आपने यहाँ पे अगर ये वाली स्पेलिंग लिख दी तो ऑब्वियसली यू विल लूज मार्क्स। आपको हो सकता है टीचर 0 भी दे दे, क्योंकि ये बिल्कुल इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। RADICAL रेडिकल इज समथिंग डिफरेंट एंड RADICLE रेडिकल इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सिमिलर प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, एंड यू विल लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ अ स्पेलिंग मिस्टेक इन दिस केस, ओके। इन डैश जर्मिनेशन द कॉटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल। कौन सा जर्मिनेशन होता है जहाँ पे कि कॉटिलेडन्स जो है वो
बाहर आ जाते हैं, सॉइल के बाहर आते हैं। तो कॉटलेडन सॉइल के बाहर कब आते हैं? जबकि जो हाइपोजील मतलब जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना हाइपोकोटाइल, वो ग्रो कर रहा है। जब हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है तो वो कॉटलेडन्स को ऊपर पुश कर देता है। तो जब हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है तो जर्मिनेशन कैसा हो जाएगा? एपीजील। ठीक है, एपिकोटाइल इलोंगेट होता है तो हाइपोजील जर्मिनेशन होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा तो एपीजील जर्मिनेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन एपीजील जर्मिनेशन दी व्हाट आर पुश्ड, द कॉटलेडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल, क्योंकि रेडिकल वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा ग्रो करता है। ओके, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट इट बाय यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स फॉर ए, बी एंड सी। द मेज सीड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटलेडन कॉल्ड, मेज का जो सिंगल कॉटलेडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्कटलम। यहाँ पे आप लिखिए स्कटलम। ठीक है, स्कटलम में ही कोलेप्टाइल कोलोरिजा होता है जो कि प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रेडिकल इज एनक्लोज्ड इन डैश। अब अच्छा, जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने पूछ लिया। रेडिकल इज एनक्लोज्ड इन कोलोरिजा एंड दी शूट द प्लूम्यूल इज एनक्लोज्ड इन कोलेप्टाइल। ठीक है, अगर आपको कोलोरिजा और कोलेप्टाइल में कंफ्यूजन होता है तो ये ध्यान रखिएगा कि रेडिकल आर से स्टार्ट होता है, रूट भी आर से स्टार्ट होता है और कोलोरिजा में भी आर प्रेजेंट है। तो ये तीनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट, रेडिकल, कोलोरिजा जो है ये रूट सिस्टम से ही कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से याद रखने में आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और अगर मैं आपको ट्रू फॉल्स में हमेशा ही कहती हूँ कि अगर फॉल्स है तो उसको आप करेक्ट करके लिखिए। आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में आपके हमेशा इसी तरीके का क्वेश्चन आता है कि राइट इट करेक्टली। इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करके लिखिए। सो फर्स्ट इज मेज सीड कंटेन्स 2 कॉटलेडन्स। क्या मेज सीड में, मेज का जो सीड है उसमें 2 कॉटलेडन्स होते हैं? पहली बात तो जो मेज का सीड है उसको हम मेज का क्या बोलते हैं? ग्रेन बोलते हैं, है ना। एंड इट कंटेन्स ओनली 1 कॉटलेडन, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल इज एन ओपनिंग इन द सीड। माइक्रोपाइल क्या सीड में एक ओपनिंग होती है? यस, दिस इज ट्रू। माइक्रोपाइल इज एन ओपनिंग इन द सीड विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फूड एक्सचेंज, सॉरी absorption of water, food exchange, absorption of water by the seed. कॉटलेडन्स आर थिन एंड फ्लैशी इन एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड जो होंगे उसमें कॉटलेडन कैसे होंगे? थिन होंगे, फ्लैशी नहीं होंगे, पेपरी होंगे। थिन एंड पेपरी एंड दे आर थिक एंड फ्लैशी इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। सो ये वाले मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये दिस विल बी ट्रू। कॉटलेडन्स आर थिन एंड फ्लैशी की जगह पेपरी आएगा। अगर फ्लैशी दे रखा है तो आप फॉल्स करिए इसको। ठीक है, और अगर ऐसे जगहों पे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे क्लियर करके लिख दीजिए कि करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी दिस, द टीचर विल डेफिनेटली कंसिडर, है ना। कहीं भी आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना तो यू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट कि नहीं मेरे हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए। यू बिलीव मी, टीचर विल डेफिनेटली कंसिडर योर आंसर। ओके, हाइलम प्रोवाइड्स द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द एम्ब्रियो। हाइलम जो है, अब हाइलम क्या रेस्पिरेटरी गैसेस की डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक एम्ब्रियो में या डेवलपिंग सीड में? नो, दिस इज फॉल्स। तो अब फॉल्स हमने लिख तो दिया, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्योंकि ये सब काम माइक्रोपाइल करता है। तो एक्चुअली हाइलम क्या होता है? हाइलम क्या होता है कि हाइलम इज द रिमेन्स ऑफ द हाइलम। एक जैसे ये सीड है, सपोज ये सीड है, इसको हम ऐसे फ्रंट से देखें तो यहाँ पे ना आप कोई भी सीड देखो, सेंटर में आपको उनके बिल्कुल वाइटिश सा ना पोर्शन नज़र आता है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा ना नज़र आए, सिर्फ इतना सा ही नज़र आए। आप किसी भी सीड में देखो, जो उसकी टिप होती है उसके नीचे छोटा सा वाइट पोर्शन नज़र आएगा। चाहे आप राजमा का ले लो, बीन्स ले लो, छोले ले लीजिए, इवन पी मटर में देखिए, सोयाबीन में देखिए, यू विल फाइंड अ स्मॉल वाइटिश इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट देयर। मत स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, मार्क, स्ट्रक्चर नहीं बोलूँगी मैं, एक निशान होता है, एक मार्क इज देयर, अ स्मॉल एलोंगेटेड वाइटिश मार्क प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो वो क्या है एक्चुअली? दैट इज द हाइलम। हाइलम क्या है? इट इज़ द रिमेन्स ऑफ द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का था आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज ये मटर है, ठीक है, मटर है ना, तो मटर में मटर के दाने अटैच्ड होते हैं ऐसे। मटर तो सबने देखी है, मटर है ना, ये मटर में मटर के दाने अटैच्ड हैं ऐसे, एक तरह से दाने निकलते हैं मटर के। तो ये जो पॉइंट है,
जहाँ पे ये मटर के दाने अटैच्ड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज दी प्लासेंटा। प्लासेंटा होता है ना, ये ओवरी है, पूरी मटर जो हो गई वो ओवरी हो गई, ये मार्जिन पर अटैच्ड है, मार्जिनल प्लासेंटेशन हो गया इसका। ये ओव्यूल्स है ना, मटर के दाने एक्चुअली क्या है? ओव्यूल्स। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पर्पल से मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो डंडी है जिससे कि मटर का दाना अटैच्ड है, ये जो है मटर का दाना जिससे प्लासेंटा और जो ओव्यूल है आपका अटैच्ड है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल इज द स्ट्रक्चर। जैसे हम मटर का दाना बनाया मैंने एक, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया मटर के दाने का फ्यूनिकल। ब्लैक से बनाओ, ये हो गया फ्यूनिकल। ठीक है, और ये आपकी सपोज मटर की एज है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस इज दी प्लासेंटा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी? हाइलम की। तो हाइलम क्या है? जब मटर का दाना मटर से डिटैच हो गया, उसको हमने वहाँ से हटा दिया, तो फ्यूनिकल के रिमेन्स रह जाते हैं, है ना। मटर आप छीलते हो, आपने देखा होगा ग्रेन, तो फ्यूनिकल के जो रिमेन्स रह जाते हैं वो स्कार, वी कैन कॉल इट अ स्कार, निशान। जब हमें चोट लगती है तो वो चोट ठीक हो जाती है, उसका निशान रह जाता है ना, स्कार रह जाता है हल्का सा डीप। आपकी अगर चोट होती है, इंजरी होती है, तो दैट इज द स्कार प्रेजेंट। इट इज द रेमिनेंट ऑफ या रेमिनिसेंस ऑफ दैट फ्यूनिकल वॉज प्रेजेंट हियर। तो मतलब वो कुछ नहीं है, बस वो एक निशान है जो कि ये शो करता है कि हाँ यहाँ पे फ्यूनिकल प्रेजेंट था, या ये वो पॉइंट है जहाँ से कि ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच था थ्रू द फ्यूनिकल एंड प्लासेंटा। जैसे ह्यूमन बींग्स में हमारे पास क्या सिंबल है, हमारे पास ऐसी कौन सी सिंबॉलिक चीज़ है, या हमारी बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमें ये शो करता है कि हाँ वी वर व्हेन प्रेजेंट इन दी यूट्रस ऑफ आवर मदर, वी वर कनेक्टेड टू द यूट्रस थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा फिक्स था, तो प्लासेंटा तो मदर के वूम में था, मतलब यूट्रस की वॉल में अटैच था, उसके थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड निकली थी। अम्बिलिकल कॉर्ड जो फीटस में अटैच थी, जो बेबी के अंदर जो फीटस था, फीटस की बॉडी में अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ अटैच होती है? वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है? दैट इज आवर नेवल। जो हमारे नेवल है स्टमक में, दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड तो कट गई, रिमूव हो गई, नेवल तो हमारी बॉडी में ही रह गई ना। तो जैसे वो नेवल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ऐसे ही सीड के अंदर ये हाइलम प्रेजेंट होता है। तो यू कैन कंपेयर द हाइलम विद द नेवल ऑफ आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज इन एपिजील जर्मिनेशन एपिकोटाइल एलोंगेट्स। अब एपिजील जर्मिनेशन जो है उसमें क्या एलोंगेट होगा? मैंने आपको बोला ऑपोजिट होता है, एपिजील में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता है और हाइपोजील में एपिकोटाइल एलोंगेट होता है। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, आप ऑपोजिट लिखेंगे कि नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि एपिजील में क्या एलोंगेट होगा? हाइपोकोटाइल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, हाइपोजील, एपिजील, माइक्रोपाइल। अब इसमें आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, क्या दे रखे हैं? वाटर अब्जॉर्प्शन, मेज सीड, बीन सीड। अब पहला है हाइपोजील जर्मिनेशन की बात करें, ऑब्वियसली कि हाइपोजील जर्मिनेशन जो है वो किस में होता है? वो एक्चुअली उसमें होता क्या है? हाइपोजील जर्मिनेशन में कौन सी चीज़ एलोंगेट होगी? एपिकोटाइल एलोंगेट होगा। तो वो मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में, दोनों में हो सकता है, बीन सीड में नहीं होता है। ये होता है हाइपोजील जो है उसमें एपिकोटाइल एलोंगेट होगी, तो ये होता है आपका इसमें मेज सीड में। एपिजील जर्मिनेशन जो होता है इसमें क्या एलोंगेट होता है? इसमें हाइपोकोटाइल एलोंगेट होती है, तो एपिजील होता है आपका बीन सीड में। ठीक है, हाइपोजील जर्मिनेशन जो है वो पी में भी होता है, लेकिन पी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। डाइकॉट में पी में भी होता है, बट यहाँ पे पी ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए जो ऑप्शन है वही तो टिक करोगे आप। ओके, माइक्रोपाइल इज अ प्लेस, इज एन ओपनिंग फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन and gaseous exchange also. Next is again match the following. Aileron layer का क्या होती है? Aileron layer is a protein rich layer present in maize seed। नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, maize का क्या होगा? grain। ठीक है, you please learn to write grain word in the form in space in place of seed।
नेक्स्ट कोलेप्टाइल. कोलेप्टाइल क्या है? इट इज द शूट गिविंग पार्ट ऑफ द सीड. कोलेप्टाइल में से कोलेप्टाइल जो है वो शूट या आप ये कहो कि प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करती है. अच्छा, यहाँ पे प्लूम्यूल भी ऑप्शन दे रखा है, तो ये फिर ऑप्शन करेक्ट नहीं है. कोलेप्टाइल हम ये कहेंगे कि प्लूम्यूल इज द शूट गिविंग पार्ट ऑफ द सीड, और जो कोलेप्टाइल है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनोकॉट सीड, कि वो मोनोकॉट सीड में प्रेजेंट होते हैं कोलेप्टाइल और कोलोरिजा. नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चंस दे रखे हैं. स्टेट द फंक्शन ऑफ कॉटलेडन. कॉटलेडन का फंक्शन क्या होता है? इट कीप्स द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द जर्मिनेटिंग सीड. जो सीड्स ग्रो करा उसके लिए खाना पीना स्टोर करके रखते हैं. व्हाट डू यू कॉल द सीड्स हैविंग एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म तो होगा, तो वो कैसे सीड्स होंगे? वो होंगे एल्ब्यूमिनस. एल्ब्यूमिनस सीड्स होंगे और नॉन कॉटलेडनस होंगे, तो उनको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, या एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं. लिख लीजिए, है ना. अगर आप एल्ब्यूमिनस लिखेंगे तब भी यू विल गेट मार्क्स. ओके, स्टेट द फंक्शन ऑफ सीड कोट. सीड कोट का फंक्शन क्या होता है? सीड कोट का मेन फंक्शन है कि सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है सीड फ्रॉम डेसिकेशन, बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. हाइलम. हाइलम क्या है? हाइलम पे मैंने अभी आपको काफ़ी सारे एक्सप्लेन कर दिया, अभी उसको देख लेना. अगर कोई किसी ने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा. इट शोज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड्स टू द ओव्यूल ऑफ द ओवरी. डिफाइन द रोल ऑफ माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नेम द स्ट्रक्चर ऑफ सीड दैट डेवलप्स इनटू शूट एंड रूट. तो प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट एंड द रेडिकल डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम. In apigeal seed germination, which part of the seed is pushed above the ground? Apigeal seed germination में कौन सा पार्ट जो है वो ऊपर जाता है? तो एपिजील में क्या ऊपर जाता है? हाइपोकोटाइल ऊपर जाता है, तो कॉटिलिडन्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हाइपोकोटाइल ऊपर नहीं जाता, मतलब हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है. हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है तो वो क्या करता है? वो जो कॉटिलिडन्स है उनको ऊपर पुश कर देता है. एपिकोटाइल जो है वो छोटा रह जाता है यहाँ पे. डिफाइन एम्ब्रियो एंड सीड. एम्ब्रियो इज द फ्यूचर प्लांट इनसाइड द सीड, जो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद बनता है. सीड क्या है? इट इज़ अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट जो कि सीड कोट के अंदर रहता है और स्टोर्ड फूड होता है उसके अंदर. एंड व्हेन इट गेट्स सूटेबल कंडीशंस, परफेक्ट कंडीशंस, तब वो जर्मिनेट करता है. अच्छा, सीड जो है वो हमेशा, चाहे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलें, जैसे सपोज अभी फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बन गया, अब इसको फेवरेबल कंडीशन दे दी, लेकिन फिर भी ना वो उस समय जर्मिनेट नहीं करता है. इट अंडरगोज अ रेस्टिंग पीरियड. सीड जो है वो थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड लेता है, क्योंकि उस समय ना उसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं. सीड में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि उसको प्रिपेयर करता है कि हाँ भाई, अब आप अपने आप को तैयार कर लो कि आपको एम्ब्रियो बनाना है और एक एम्ब्रियोनिक प्लांट में डेवलप होना है. तो सीड का जो एक छोटा सा रेस्टिंग पीरियड होता ही होता है, चाहे वो, अच्छा, अलग अलग सीड्स का डिफरेंट होता है. एक रेस्टिंग पीरियड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स. अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो इमीडिएटली कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं करता. इट डज अंडरगो अ डेफिनेशन, डेफिनेटली इट डज अंडरगो अ डॉर्मेंट पीरियड और अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, एंड आफ्टर दैट इट जर्मिनेट्स. जो लेंथ है उस डॉर्मेंसी की पीरियड की, इट वेरीज फ्रॉम सीड टू सीड. ओके, इट इज़ एक्चुअली बीइंग डॉर्मेंट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हर सीड में होती ही होती है, लेकिन कई केसेस में, बहुत सारे केसेस में, इट इज़ ऑल्सो अ मैकेनिज्म टू प्रिजर्व इटसेल्फ. मतलब प्लांट जो है, सीड जो है, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए भी डॉर्मेंसी पीरियड अंडरगो करता है कई बार, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस उसको नहीं मिल रही हैं जर्मिनेशन के लिए. देन ऑल्सो इट अंडरगोज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. रेडिकल एंड प्लूम्यूल. रेडिकल प्लूम्यूल तो आपको पता है अच्छे से कि रेडिकल जो होता है वो पार्ट है ग्रोइंग एम्ब्रियो का, जो कि चेंजेस इनटू द रूट सिस्टम, एंड द प्लूम्यूल चेंजेस इनटू द शूट सिस्टम. हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल क्या होता है? हाइपोकोटाइल जो है, हाइपोकोटाइल क्या है? मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था कि हाइपोकोटाइल, इट लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स एंड हैज़ रेडिकल. मतलब कॉटिलिडन्स जहाँ पे अटैच है एक दूसरे से, वहाँ से डेवलपिंग एम्ब्रियो निकल रहा है,
ऊपर की तरफ जो निकल जाता है, दैट गिव्स राइज टू द, दैट इज अ प्लूम्यूल एंड इट विल गिव राइज टू द प्लांट, द शूट सिस्टम। तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटलेडन्स है और जो प्लूम्यूल है उसके बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। इट लाइज अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटलेडन्स एंड द प्लूम्यूल एंड इट हैज़ प्लूम्यूल। और जो उसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के जो नीचे का रीजन है जिसमें रेडिकल प्रेजेंट होता है उसकी टिप पे, उसको हम बोल देते हैं हाइपोकोटाइल। राइट, टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉटलेडन्स एंड एंडोस्पर्म्स। कॉटलेडन और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? कॉटलेडन जो है, इट इज द एम्ब्रियोनिक लीफ ऑफ द सीड बेयरिंग प्लांट्स दैट बिकम द फर्स्ट लीव्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट सीडलिंग। ठीक है, वो पहली लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो पोजेस प्लूम्यूल एंड द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियोनिक सीड। जबकि हम एंडोस्पर्म की बात करें तो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, सराउंड्स द एम्ब्रियो एंड द सीड्स, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द developing embryo and serves as the nutritive tissue containing stored starch, oils and proteins. Okay. स्टेट द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। वाटर तो बहुत बहुत इसेंशियल है। सीड जो है वो माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके अंदर जो केमिकल्स हैं जब वो पानी में हाइड्रोलाइज होते हैं, डिजोल्व होते हैं, तो गेट एक्टिवेटेड, सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे जो फूड स्टोर्ड है, जो कॉटलेडन्स में जो स्टोर्ड फूड है वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है और वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन द सीड स्टार्ट्स टू जर्मिनेट। मैंने आपको पहले भी बताया था जब पढ़ाया, पता नहीं कौन से चैप्टर्स में, इनफैक्ट मैं हमेशा ही बोलती हूँ अगर ये टॉपिक आता है कि वाटर के बिना हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं ना, प्लांट्स भी तो लिविंग हैं, बिना वाटर के कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकता है। सेल के नॉट सर्वाइव विदाउट फ्लूइड कंटेंट। अगर सेल में डेसिकेशन है, वो ड्राई है, तो उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, सो जब सीड जर्मिनेट होगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर वाटर, इट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड इट स्टार्ट्स इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। आपने घर में देखा होगा मम्मी छोले भिगोती हैं, राजमा भिगोती हैं, उनका जो साइज़ होता है रात में उससे वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं मॉर्निंग में, वो माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई। और उसको कुछ दिनों तक मतलब 1-2 दिन गर्मियों में स्पेशली आप अगर भीगा हुआ छोड़ दो तो उसमें से स्मेल आने लगती है ना, क्योंकि वो जो केमिकल सीक्रेट कर रहे हैं उसमें, उसकी वजह से वो स्मेल आती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सीड जर्मिनेशन? ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीड्स रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दे विल रेस्पायर एनारोबिकली। Gram seed is used as a dal as well as sprout as a source of protein. It has highly nutritive value. Explain. जो चना होता है ना उसको भिगो के खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इट्स हाईली न्यूट्रिशियस। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जर्मिनेटिंग जब उसमें हमने पानी डाल दिया ना तो उसमें हमने क्या किया कि उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया। तो वहाँ पे जो भी प्रेजेंट था, फूड स्टफ प्रेजेंट था, वो मेटाबोलाइज हो जाता है और वो उसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन की क्वालिटी है, वो ऐसी है कि वो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में बहुत जल्दी एसिमिलेट होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी न्यूट्रिटिव फॉर अस। मतलब वो प्लांट के लिए तो अच्छा है ही, प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, वो सीड अगर जर्मिनेट होगा तो इट विल डेवलप इनटू प्लांट बन जाएगा, वो है ना, शूट निकल आएगी, रूट सिस्टम निकल आएगा, प्लूम्यूल और रेडिकल सब डेवलप हो जाएंगी। लेकिन हम लोग उसको खाते हैं भिगो के, जिसको कहते हैं अंकुरित चना खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर आर हेल्थ क्योंकि वो वाला जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। So that is why we can say that germinated seeds are highly nutritive. It is commonly observed that potatoes kept in a basket during late rainy season start giving out small shoots. आलू को रख दो तो उसमें छोटे छोटे क्रीमिश कलर के shoots sprouting होनी शुरू हो जाती है ना, आई में से उसकी। Would you consider germination? Give a reason to support your answer. क्या वो germination का एक टाइप है? यस, क्योंकि पोटैटो जो है वो खुद एक ट्यूबर होता है और उसमें जो उसकी आई होती है ना, पोटैटो का स्ट्रक्चर होता है ना, पोटैटो है उसके अंदर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, नहीं देखा तो आप देखना, है ना। तो इनको हम पोटैटो की आई बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या है, दीज आर दी ऑक्सिलरी बड्स जो कि प्रेजेंट है और जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेट कर जाते हैं। तो दे जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन, तो दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। इसको आप काट के अगर इस रीजन को जहाँ पे ये स्प्राउट्स निकल आए हैं ना,
ये इतनी सारी आईज होती है एक पोटैटो के अंदर, तो अगर इनको काट के अगर आप मिट्टी में डाल दो, प्लांट कर दो, सो कर दो, तो दे विल गिव राइज टू न्यू पोटैटो प्लांट्स. नेक्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. डाइकोटिलेडोनस एल्ब्यूमिनस सीड्स, ये आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं. तो डाइकोटिलेडोनस एल्ब्यूमिनस सीड्स के इसमें कुछ नहीं, बस याद ही करना पड़ेगा आपको. कॉटन, पॉपी. एक्स एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल हो गए बीन, ग्राम. एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब कॉटिलेडन जिसमें प्रेजेंट है. मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस व्हीट, राइस. मोनोकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस एलिज्मा, ऑर्किड्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन बीन एंड मेज सीड. बीन एंड मेज सीड में डिफरेंसेस ना आप याद कर लीजिएगा. एक पूरे डिफरेंसेस ऐसा टेबल लिखने को नहीं आएगी, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. बीन और मेज सीड जो है एक्चुअली वो क्या है, डाइकॉट और मोनोकॉट के डिफरेंस है. जैसे ये डाइकॉट का एक सीड है ना, ये डाइकॉट का सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है. मेज का मैंने ग्रेन का, अगेन ये दे हैव रिटन सीड, एक्चुअली इट इज़ ग्रेन. तो मेज ग्रेन का मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, है ना. तो वो कैसे होता है कि उसमें मेज में सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है, बीन में 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. फिर बीन में जो है मेनली जो क्या है, कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर्ड है. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका क्योंकि वो एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, तो एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मेजर पोर्शन में. तो वहाँ पे एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म में उनके न्यूट्रिशन प्रेजेंट था. और इसमें जो देखो मेज ग्रेन कैसा था, ऐसा था ना, और इसमें मेन स्ट्रक्चर ये जो पूरा था ये एंडोस्पर्म था. तो एंडोस्पर्म मेजर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. और यहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो यहाँ पे ये कोलेप्टाइल और कोरियोरिजा, ये क्या थे, ये यहाँ पे जो प्लूम्यूल और रेडिकल है उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे. तो यहाँ पे प्लूम्यूल रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे इनके प्लूम्यूल रेडिकल इधर प्रेजेंट है. तो मेज और इनका आप डिफरेंसेस कर लीजिएगा, दे आर इम्पोर्टेंट. और डायग्राम ज़रूर करिएगा, डायग्राम भी आता है. ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर फॉर जर्मिनेशन. वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को एक्टिवेट करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए, सेल डिवीजन को इनिशिएट करने के लिए, एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए, मतलब एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर रहा है. और रप्चरिंग ऑफ सीड कोट, वाटर अब्जॉर्ब करके सीड कोट जो है वो इम्बिबिशन और उसके अंदर फोर्स क्रिएट होती है, इट रप्चर्स. हाउ विल यू प्रूव दैट वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन. इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 2 पेट्री डिशेस ले लीजिए विद कॉटन, उनके नीचे कॉटन रख दीजिए, और एक में आप ड्राई कॉटन रखिए, एक में वेट कॉटन रखिए. मतलब जो कॉटन रखिए पेट्री डिश में, उसमें एक में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, दूसरी को ड्राई रखिए, और उसके ऊपर आप सीड्स डाल दीजिए, और उसको 4 अच्छा अनडिस्टर्ब रख दो एक जगह पे, सनलाइट जहाँ पे आती रहे रेगुलरली. उसके बाद आप 4 दिन बाद उसको ऑब्जर्व करिए कि जिसमें पानी था, जिसकी कॉटन में मॉइस्चर था, वहाँ पे जर्मिनेशन हुआ, और जहाँ पे ड्राई थी कॉटन वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुआ. कॉटन हमने क्यों रखी है, ताकि कॉटन जो है वो मॉइस्चर को काफ़ी टाइम तक रिटेन करेगी. अगर सिर्फ पानी में आप सीड्स डाल दोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा. तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है विच प्रूव्स दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स. तो इसमें डिफरेंस इज सिंपल. एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है, कॉटिलेडन्स थिन और पेपरी होते हैं. एक्स एल्ब्यूमिनस में फूड स्टोर्ड इन कॉटिलेडन्स, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, कॉटिलेडन्स थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉटिलेडन्स आर थिन एंड पेपरी, मतलब बिल्कुल पेपर जैसे, एंड कॉटिलेडन्स आर यहाँ पे थिक एंड फ्लैशी. एपिजील और हाइपोजील में डिफरेंस पूछे हैं फिर आपसे. तो एपिजील और हाइपोजील में क्या होगा, एपिजील में जो कॉटिलेडन्स हैं दे आर पुश्ड अबव द सॉइल, क्योंकि हाइपोकोटाइल जो है वो ग्रो करता है. ये देखो ये कौन सा वाला जर्मिनेशन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप डायग्राम में देखिए ये जर्मिनेट हो रहे हैं. अब ये देखो कॉटिलेडन्स हैं, ये कॉटिलेडन्स हैं, है ना. और ये जो अगर अच्छा मैं 1 मिनट ऐसे करती हूँ, ये जो है ना ये ऑरेंज से जो मैंने ये 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, ये क्या होगा, ये कॉटिलेडन्स हैं. अब बी और सी रीजन क्या होगा, सी रीजन क्या है, वो कॉटिलेडन्स के नीचे है. मतलब कि रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच का जो पोर्शन है जो अटैचमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जो सी रीजन है उसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल. ठीक है. और ये वाला जो रीजन है ये जो बी रीजन है जो कि प्लूम्यूल और कॉटिलेडन के बीच का रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल.
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है? कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड एंड हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स। ठीक है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है तो जर्मिनेशन कैसा होगा? एपिजील, एपिजील जर्मिनेशन होगा। आपको इस डायग्राम में समझ में आ गया होगा क्लियरली कि कॉटिलिडन्स जो है दे आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, क्योंकि हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, एपिकोटाइल जो है वो क्या है, छोटा सा ही रह गया है। एपिकोटाइल इतना सा ही है और हाइपोकोटाइल देखो इतना लंबा हो गया है। तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है उस जर्मिनेशन को हम एपिजील जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल एंड एपिकोटाइल रिमेन्स लिटिल लेसर इन लेंथ एंड हाइपोकोटाइल रियली इलोंगेट्स। तो एपिजील जर्मिनेशन का ये डायग्राम हो गया। यहाँ पे कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल, हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर, वेयरएज इन हाइपोजील जर्मिनेशन उल्टा होता है, कॉटिलिडन्स नीचे ही रहते हैं, दे रिमेन इन द सॉइल एंड एपिकोटाइल ग्रोज फास्टर। कॉटिलिडन्स नीचे रहते हैं और जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स के बीच का वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, लंबा हो जाता है बहुत, दैट इज नोन एज हाइपोजील जर्मिनेशन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, मेज ग्रेन शुरू में भी एक्सप्लेन कर दिया था, इसको बता दीजिएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन बीन सीड एंड मेज सीड, इतना डिटेल क्वेश्चन आपको नहीं आता है लेकिन आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर्स आते हैं। लेबल डायग्राम ऑफ बीन सीड, ये बीन सीड का डायग्राम हो गया। बीन सीड और मेज ग्रेन दोनों का डायग्राम आप कर लीजिएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, दोनों के डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं। मेज ग्रेन का भी डायग्राम आप कर लीजिएगा, चाहे वो लेबलिंग के लिए आपको या उस पर क्वेश्चंस आए या पूरा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आए, आप उसको कर लीजिएगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसमें, अभी बताती हूँ। पहले ये हम डायग्राम वाला क्वेश्चन कर लें, ये हमने एक्चुअली कर ही लिया है। लेबल द डायग्राम A to D, ए बी सी डी, ए जो है वो कॉटिलिडन्स हो गए, ए कॉटिलिडन्स हो गए, बी हमने मार्क कर लिया एपिकोटाइल है, सी हमारा हाइपोकोटाइल है और डी जो है ये रेडिकल है। ठीक है, विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन? एपिजील जर्मिनेशन है। कौन सा सीड है? बीन सीड है, सिंपल। इस तरीके के डायग्राम्स भी आपको पेपर में अक्सर आते हैं, या तो एपिकोटाइल जर्मिनेशन का डायग्राम देंगे या हाइपोकोटाइल का डायग्राम देंगे, और उसमें इसमें तो कम पूछा है, उसमें डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि 5 पार्ट्स होंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूजुअली ऐसे, जिसमें 1 मार्क का हर पार्ट होता है, तो उस तरीके से वो पूछ सकते हैं। लेबलिंग जो होती है वो हाफ मार्क की होती है। ओके, अब आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा है, इन्होंने ये बोला है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इसमें आपको क्या करना है कि आप एक बीकर ले लीजिए जहाँ पे कि आप सीड्स रखेंगे, और उसको या एक क्लोज बीकर ना लेके आप क्या करिए, एक कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क ले लिया और वहाँ पे हमने क्या किया, वेट कॉटन प्लेस कर दी है, ये वेट कॉटन हो गई, और वेट कॉटन के ऊपर हमने अपने जर्मिनेटिंग सीड्स प्लेस कर दिए। अब इसको अब हम करना क्या है, एक्चुअली हमें सनलाइट में रखेंगे, वेट कॉटन है तो वाटर तो मिलता ही रहेगा इन सीड्स को। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें ब्लॉक करनी है कि ऑक्सीजन ना मिले, इन्हें सनलाइट मिलता रहे, वाटर मिलती रहे, वाटर मिलता रहे और सनलाइट मिलती रहे, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले। तो हमें ऑक्सीजन ब्लॉक करने के लिए क्या करना है कि कोई ऐसा केमिकल इंट्रोड्यूस कर देना है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब हमने सस्पेंड कर दी, एक धागे से लटका के टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ डाल दी, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है, एल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड या एल्कलाइन पायरोगेलॉल, एक केमिकल है पायरोगेलॉल जो कि ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है। तो एल्कलाइन, उसमें एल्कली ऐड कर देंगे थोड़ा सा, NaOH या KOH, और एल्कलाइन पायरोगेलॉल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे हम सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे और इसको बंद कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क। ठीक है, अब क्या होगा, इस सेटअप को आप सनलाइट में रख दीजिए, तो ये जो एल्कलाइन पायरागोलॉल है ये इस बीकर की सारी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेगा और सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। हालांकि आपने वाटर भी दिया, उनको सनलाइट भी दे रहे हो, बट दे विल नॉट जर्मिनेट। सो दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। दूसरा, आप एक और ऐसा सेटअप रखिए, सेम कोनिकल फ्लास्क रखिए जिसमें वेट कॉटन में आप सीड्स रखिए, बस उसमें ये
पैरागोलॉल मत डालिए, अल्कलाइन पैरागोलॉल वाली टेस्ट ट्यूब इंट्रोड्यूस मत करिए। आप चाहें तो खाली टेस्ट ट्यूब इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ऐसी लटका दीजिए खाली टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर कोई केमिकल ना हो, तो वो आपका हो जाएगा कंट्रोल सेटअप। मतलब हम जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो यूजुअली हम दो सेटअप यूज़ करते हैं, एक को बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप और दूसरे को हम बोलते हैं कंट्रोल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होता है वो तो उसमें हर चीज़ प्रेजेंट होती है, और जो कंट्रोल सेटअप होता है ना उसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे हम जिस चीज़ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वहाँ पे दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारा ये था कि भाई ऑक्सीजन के बिना हमें ग्रो करके दिखाना है कि प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, सॉरी सीड्स हमारे जर्मिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोल सेटअप में हम क्या करेंगे कि कंट्रोल सेटअप में हम ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक है, ताकि हमने जो फैक्टर यहाँ पे रिमूव किया था वो वहाँ पे दे दिया है, तो वहाँ पे जो है सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो फैक्टर मिसिंग था वो कंट्रोल सेटअप में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर आ गए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने वो फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए हमारे रिजल्ट ढंग के नहीं आए, या जो एक्सपेक्टेड था वही रिजल्ट आया। इनफैक्ट ढंग के क्या, हमें पता था कि सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे तो सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर लेना है अब आपको। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप जब चैप्टर पढ़िए तो उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो टेक केयर एंड स्टडी वेल। और बताइए आपको कोई इशू आ रहा है तो, है ना, डू टेल मी।